Hello everyone. Let's continue with the thermodynamics, and we'll be discussing today thermal expansion. What is actually thermal expansion? मटेरियल में किसी भी मटेरियल को अगर आप ले लेंगे, उसकी लेंथ या उसके एरिया या उसके वॉल्यूम में अगर कुछ स्ट्रेन आता है बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, तो उसे हम थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं. या द अमाउंट बाय विच द मटेरियल चेंज लेंथ or breadth, or we can say area or volume by increasing the temperature is called a thermal expansion. Suppose आपका ऑब्जेक्ट है, इसकी लेंथ से इनिशियल लेंथ L है और इसका टेम्परेचर से सपोज T1 है या T0 है, इनिशियल लेंथ TL है. आफ्टर इंक्रीजिंग टेम्परेचर its length gets increased to L. इतना अमाउंट इसका लेंथ बढ़ जाएगा और T reaches to T1. The condition must be that T1 must be greater than T2. So when temperature increases, the length also increases. इसी तरह से एरिया में इंक्रीज हो जाएगा, एरिया में स्ट्रेन आ जाएगा. इसी तरह से वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी आ सकता है, वॉल्यूम भी एक्सपैंड हो सकता है. इस टॉपिक को आप ऐसे समझेंगे जैसे आप रिजिड बॉडीज पढ़ते हैं, वहां आप स्ट्रेन के लिए आप स्ट्रेस अप्लाई करते हैं. जैसे कितना स्ट्रेस हमने दिया, कितना स्ट्रेन क्रिएट हुआ, जिसे हम हुक्स लॉ कहते हैं. स्ट्रेस टू स्ट्रेन रेशियो गिव्स अ कांस्टेंट, इलास्टिक कांस्टेंट. उसके बाद हम यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और बाकी मॉडल्स उसे देखते हैं कि स्ट्रेन कितना आया मटेरियल में. यहां हम स्ट्रेन ही स्टडी करने वाले हैं, लेकिन बाय वर्च ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से मटेरियल के अंदर कितना स्ट्रेन आया. तो रिजिड बॉडीज में आप स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, फिर स्ट्रेन आता है, फिर आप उनका रेशो पढ़ते हैं. यहां थर्मोडायनामिक्स में जब हम थर्मल एक्सपेंशन पढ़ते हैं तो सीधे याद रखना है कि टेम्परेचर के रेज होने की वजह से मटेरियल में कितना स्ट्रेन आया. अगर इसके लेंथ में स्ट्रेन आया तो लीनियर एक्सपेंशन है. अगर एरिया में स्ट्रेन आया तो एरिया एक्सपेंशन या सुपरफिशियल एक्सपेंशन कहते हैं. अगर इसके वॉल्यूम में चेंज आया, वॉल्यूम में एक्सपेंशन हुआ, तो वॉल्यूम एक्सपेंशन है. तो यहां अब हम इनके मैथमेटिकल डेरिवेशन करेंगे, फिर इनके जो कॉन्स्टेंट्स होंगे उनको डिस्कस करेंगे एक एक करके. सपोज अगर मेरे पास एक मटेरियल है, मैं ये दो तरीके से इसको डिराइव कर सकता हूं. सपोज मेरे पास एक मटेरियल है, इसकी लेंथ है L0, इनिशियल लेंथ L0 है, और उस समय जो टेम्परेचर है वो T0 है. इनिशियली द मटेरियल हैज लेंथ L, मटेरियल ऑफ लेंथ L एट टेम्परेचर T0, इनिशियल टेम्परेचर है. इसके बाद हमने इसका टेम्परेचर रेज कर दिया, इसकी लेंथ चेंज हो गई, से सपोज ये L पे पहुंच गया और T0 T पे पहुंच गया. तो हम ये जो इनिशियल लेंथ है और ये फाइनल लेंथ है, यानी कि फाइनल लेंथ माइनस फाइनल लेंथ L माइनस इनिशियल लेंथ L0 divided by initial length L0 is directly proportional to, ऐसे याद रख सकते हैं, is directly proportional to temperature difference. That is final temperature minus initial temperature, यानी कि T माइनस T0. यानी कि मैं इसे लिख सकता हूं L माइनस L0 डिवाइडेड बाई L0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T माइनस T0. यानी कि इस लेंथ में कितना एक्सपेंशन हुआ,
इसमें कितना स्ट्रेन आया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है टेम्परेचर डिफरेंस के। जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा, यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस का मतलब है जितना ज्यादा टेम्परेचर रेज हुआ, जितना ज्यादा टी नॉट से टी बढ़ गया, उतना इसमें स्ट्रेन आ जाएगा। स्ट्रेन ये है चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। आप स्ट्रेन ही बोलते हैं इसको, रिजिड बॉडीज में स्ट्रेन ही लिखते हैं। तो दिस चेंज इन लेंथ टू initial length is directly proportional T minus T naught, and this can be written as L minus L naught is equal to alpha times T minus T naught. This alpha is coefficient of linear expansion. Alpha is called coefficient of linear expansion. इसको हम बाद में डिटेल में डिस्कस करते हैं कि एटॉमिक लेवल पे लीनियर एक्सपेंशन का मतलब क्या है। तो ये हमारे पास रिलेशन बन गई। इफ L माइनस एल नॉट, एंड कह रहा है DL डिवाइडेड बाई L नॉट इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स DT। सो यू कैन राइट लाइक दिस, या आप लिख सकते हैं DL is equal to alpha L naught into dt. This is also the change in length that takes place is equal to coefficient of linear expansion into initial length into temperature difference. तो ये रिलेशन है जो हम हासिल करते हैं जब हम किसी भी मटेरियल का लीनियर एक्सपेंशन स्टडी करते हैं। यानी कि उसका लीनियर एक्सपेंशन का मतलब यहाँ लेंथ चेंज होना। अगर सिर्फ ब्रेडथ ही चेंज हुई वो भी लीनियर एक्सपेंशन है, अगर हाइट ही चेंज हुई वो भी लीनियर एक्सपेंशन है। यानी कि वन डायमेंशनल चेंज जब आती है तो लीनियर एक्सपेंशन है। कभी ब्रेडथ भी चेंज हो सकती है, कभी हाइट भी, ओनली हाइट ही चेंज हो सकती है, कभी लेंथ ही चेंज हो सकती है, तो उसे हम लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं। अब यहाँ पे लेंथ क्यों लेते हैं? मोस्टली हम लेंथ से ज्यादा कंसर्नड है। तो ये जो इक्वेशन है हम ये दूसरी तरह भी लिख सकते हैं। सपोज अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि इस इक्वेशन का हम कैसे डिराइव कर सकते हैं। अगर हम लिखते हैं L नॉट इज इनिशियल लेंथ एंड L इज फाइनल लेंथ आफ्टर टेम्परेचर T, आफ्टर टेम्परेचर जब T नॉट से T पे चला गया। Let the length of the rod is L naught at temperature T naught, initial temperature. After increasing the temperature from T naught to T, your length L naught is increased to L. This can be also written like this. ये आपने नोट किया होगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां पे ऐसे रखें। तो चेंज इन लेंथ कितनी आ गई? चेंज इन लेंथ, the change in length, that's final minus initial, is directly proportional to initial length. This first, and the same change in length is directly proportional to the temperature difference. The second, combining first and second, you get L minus L naught is the proportionality is equal to alpha times L naught into T minus T naught. Or you can write the L after change, when your length changes from L naught to L, it can be written as, यहाँ जाएगा this L plus alpha L naught into T minus T naught. So L will be equal to L naught common आ जाएगा, you will get 1 plus alpha into T minus T naught. This is another way to derive this equation. यहां से मैं जो मैंने इससे पहले डिराइव की है वो ये है, L minus L naught divided by L naught is equal to alpha T2 minus T1. अगर हम डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो इसकी जगह हम DL over L naught
इज इक्वल टू अल्फा इंटू डी टी। ये भी एक तरीका है इसके लिखने का, और ये भी है। जो अल्फा है, अल्फा कम्स आउट बी इक्वल टू डी एल ओवर एल नॉट इंटू डी टी। चूंकि ये स्ट्रेन है, यहाँ भी लेंथ है, यहाँ भी लेंथ है, कोई डायमेंशन नहीं होगा, यहाँ टेम्परेचर का डायमेंशन होगा, तो अल्फा का जो यूनिट होगा वो के इनवर्स होगा या सी माइनस 1 होगा। द SI यूनिट ऑफ अल्फा लीनियर इक्वेशन इज के इनवर्स और सी इनवर्स। दिस इज अनदर वे हाउ कैन यू राइट दिस। और ये भी इक्वेशन है, अगर आपको चेंज इन लेंथ बट ओरिजिनल लेंथ over original length is equal to alpha times change in temperature difference. This is differential form और ये यही है, लेकिन लिखने का तरीका दूसरा है। Sometimes few books write T2 minus T1, this L2 minus L1, वो तो सिंबलाइजेशन है, आप किसी तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन असल इक्वेशन क्या है वो आपने याद रखनी है। ये है लीनियर एक्सपेंशन। इसी तरह से हमारे पास है सुपरफिशियल या एरिया एक्सपेंशन। उसमें एल के बदले आपने ए रिप्लेस करना है। सपोज अगर आपका एक एरिया है एट टेम्परेचर टी नॉट और आपका एरिया चेंज हुआ एक टेम्परेचर हुआ T1, देन दिस चेंज इन एरिया A minus A naught directly proportional to initial area, and A minus A naught directly proportional to temperature difference, and A minus A naught directly proportional to A naught into T2 minus T1. So A minus A naught is equal to beta times A naught into T2 minus T1. यहाँ पे बीटा का नाम है एरिया एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन, क्योंकि यहाँ 2 डायमेंशन आ गया, यहाँ से भी चेंज है, यहाँ से भी चेंज है, दिस इज 2 डायमेंशनल चेंज। और जो इससे पहले हमने एल किया था, ये थिकनेस जो थी निग्लिजिबल थी, यहाँ सिर्फ एल कंसिडर हुआ, एल नॉट टू एल। आप यहाँ सोचेंगे यहाँ थिकनेस तो है, थिकनेस निग्लिजिबल कंसिडर ट्रीट की जाती है जब आप 1 डायमेंशनल स्टडी करते हैं, तो यहाँ 2 डायमेंशनल है, आपका एरिया आ रहा है, और बीटा इज कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन। ये है, सो यू कैन राइट ए इज इक्वल टू बीटा ए नॉट इंटू T2 माइनस T1 प्लस ए नॉट। सो ए कम्स आउट टू बी इक्वल ए नॉट कॉमन आ जाएगा, ए नॉट इंटू 1 प्लस बीटा इंटू T2 माइनस T1। सेम वैसी इक्वेशन, सिर्फ फर्क इतनी है कि यहाँ पे बीटा कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन है, यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, यहाँ लीनियर चेंज हुई है, 1 डायमेंशनल चेंज हो रहा है, यहाँ 2 डायमेंशनल चेंज हो रहा है, सरफेस चेंज हो रही है। तो एक्सपेंशन ये हो गया एरिया एक्सपेंशन, एरिया एक्सपेंशन। This was linear expansion. ये 2 फॉर्मूलास हमारे पास आ गए। इसके बाद हमारे पास मटेरियल 3D होता है, इसके बाद वॉल्यूम एक्सपेंशन हो सकता है, उसमें वॉल्यूम चेंज आएगा। इक्वेशन ऐसी ही बिल्कुल लिखनी है और वॉल्यूम चेंज स्टडी करनी है। सपोज हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ले लेंगे, इसका वॉल्यूम हम देखेंगे, यानी कि स्ट्रेन जो मटेरियल में आ रहा है वो 1 डायमेंशनल भी हो सकता है, वो 2 डायमेंशनल भी हो सकता है, और वो 3 डायमेंशनल भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि मटेरियल किस पैटर्न का है। अब है वॉल्यूम एक्सपेंशन। वॉल्यूम एक्सपेंशन, सपोज हमारे पास एक वॉल्यूम है, initially its volume is V naught at temperature T naught. After increase in temperature, its volume is increased. इसका वॉल्यूम हर साइड से चेंज हो जाएगा। Its volume gets increased to V at temperature T.
this is at temperature T, your volume becomes V. Initially at temperature T naught, initial temperature या volume were V naught, यानी कि जब आपका वॉल्यूम V naught था, the time where temperature T naught, after increasing temperature it expands, ये फुल गया या ये ऑल थ्री साइड से ये इसका साइज बढ़ गया, लेंथ भी बढ़ गई, ब्रेड्थ भी बढ़ गया, एरिया भी बढ़ गया और इसका टेम्परेचर T तक पहुंच गया। चलो यहाँ पे 50 था, 100 पे पहुंच गया। वॉल्यूम का एक साइज था, वॉल्यूम भी 3 डायमेंशनली चेंज हो गया। तो यहां हम लिखेंगे द चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वॉल्यूम एंड चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस T माइनस T नॉट। हम T1 और T2 भी लिख सकते हैं, मैं पहले कह चुका हूं। सो combine these two, this V minus V naught directly proportional to V naught into T minus T naught. So V minus V naught is equal to gamma times V naught into T minus T naught. This gamma is known as coefficient of volume expansion. कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। कुछ बुक्स सिर्फ वॉल्यूम एक्सपेंशन और लीनियर एक्सपेंशन करते हैं, एरिया एक्सपेंशन को रहने देते हैं, लेकिन तीनों एक ही पैटर्न के क्वेश्चंस हैं, तो आप आसानी से कर सकते हैं। दिस गामा, सो V इज इक्वल टू V नॉट प्लस गामा V नॉट इंटू T माइनस T नॉट। सो दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू V इज इक्वल टू V नॉट इंटू 1 प्लस गामा इंटू T minus T naught. This is equation that you have. आप this is change, अगर मैं यहां लिखता हूं ऐसे, this is change in volume, this is initial volume, change in volume is equal to gamma times इनिशियल वॉल्यूम इनटू चेंज इन टेम्परेचर। डिफरेंशियल फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ dV ओवर V नॉट इज इक्वल टू गामा dt, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर इज इक्वल टू V नॉट गामा V नॉट चला जाएगा। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं। डिफरेंट पैटर्न आप बना सकते हैं फॉर्मूलाज के, फिर देखते हैं कि न्यूमेरिकल किस पैटर्न की आती है, उसी हिसाब से आप इसको सॉल्व भी करेंगे। So this is one of the way you can write, जैसे मैंने पहले लीनियर पे दिखा दिया था कि आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे चेंज जो मैंने अभी दिखा दिया V माइनस V नॉट इज इक्वल DV, इट इज प्रोपोर्शनल टू गामा है, एंड दिस इज चेंज इन टेम्परेचर DT। सो आप दिखा सकते हो चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है यहाँ पे, इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन टू दिस इज टेम्परेचर चेंज। यहाँ पे भी गामा और बीटा तीनों का यूनिट जो है वो है केल्विन इनवर्स या सेंटीग्रेड सेल्सियस इनवर्स। तो यहाँ आप वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन किस रूप में लिखते हैं, वहाँ आपने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन किस रूप में लिखा डेल्टा L बाई L, यहाँ हम डेल्टा V बाई V लिख सकते हैं। यानी कि इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है रिजिड बॉडीज के साथ, जहाँ पे आप बल्क मॉडल स्टडी करते हो, जहाँ पे आप यंगस मॉडल स्टडी करते हो। जब लीनियर एक्सपेंशन था तो जाहिर सी बात है वहाँ डेल्टा L बाई डेल है, तो आप यंगस मॉडल्स भी वहाँ इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। आप यानी कि आप रिजिड बॉडीज के साथ ये डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन में चलता है। सिर्फ इतना यहाँ है कि यहाँ टेम्परेचर की वजह से हम स्टडी करते हैं कितना स्ट्रेन आ रहा है। तो दिस स्ट्रेन, दिस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इनटू dt। ये यही फॉर्मूला है, लेकिन इसके लिखने के तरीके अलग अलग है। आप इसको वापस जाके यहाँ पहुँच सकते हैं कि यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं। मोस्टली जो न्यूमेरिकल पूछी जाती है वो इस तरह की पैटर्न पे पूछी जाती है। तो ये था 3 एक्सपेंशंस, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। चलिए हम आइडियल गैस का अगर हमें थर्मल एक्सपेंशन निकालना होगा, आइडियल, यहां हमने देखा कि जितना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, ऑब्वियसली उतना स्ट्रेन ज्यादा है, चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो, चाहे वो यानी कि चेंज इन लेंथ हो,
चाहे वो चेंज इन एरिया हो, चाहे वो चेंज इन वॉल्यूम हो, वॉल्यूम एक्सपेंशन, एरिया एक्सपेंशन या लीनियर एक्सपेंशन, तीनों का टेम्परेचर के साथ बड़ा ज़बरदस्त ये एक रिलेशन है। बोथ टेम्परेचर इंक्रीजेस मोर एक्सपेंशन टेक्स प्लेस। अब हम अगर आइडियल गैस पे चलते हैं, अगर हम आइडियल गैस को लेके चलते हैं कि आइडियल गैस पे थर्मल एक्सपेंशन कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। सो वी हैव PV इज इक्वल टू nRT। इस आइडियल गैस इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन। मोस्टली ये इंट्रेंस वाले बच्चों के लिए एक पॉइंट होगा, मे बी आज का जो पैटर्न है पेपर का, मे बी उसमें भी पूछ सकते हैं कि थर्मल एक्सपेंशन डिराइव थर्मल एक्सपेंशन इक्वेशन फॉर आइडियल गैस। तो इसके लिए हमने क्या है कि हमने एक्सपेंशन तो मतलब वॉल्यूम चेंज है और थर्मल एक्सपेंशन है लेकिन टेम्परेचर के साथ चेंज है। इसका मतलब है ये दो तो कांस्टेंट ही है। अब हमें बोल रहा है वो एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का मतलब ही है वॉल्यूम चेंज होना, यानी कि वो जाहिर सी बात है वी चेंज हो जाएगा। और क्यों चेंज हो जाएगा? टेम्परेचर की वजह से। और वी और पी वेरिएबल है और जो पी है वो तो कांस्टेंट है रहेगा। तो एट कांस्टेंट पी यू कैन राइट वी इज इक्वल टू एन आर पी इंटू टी। So after changing volume to dV, you get nR T into P into dt. So you can write dV by dt is equal to nR divided by P. यहां तक हम पहुंच गए। हमने अभी सॉल्व किया, अगर हमारे पास वॉल्यूम है तो dV is equal to dV बटा V, चेंज इन वॉल्यूम बटा इनिशियल वॉल्यूम। सपोज इनिशियल वॉल्यूम V है, उसके बाद चेंज इन वॉल्यूम आ गया, तो मैंने अभी सॉल्व किया था dV बटा V इज इक्वल टू गामा टाइम्स चेंज इन टेम्परेचर। ये हमने अभी सॉल्व किया। सो आई कैन राइट dV, ये dt मैं यहां लाऊंगा, इज इक्वल टू गामा टाइम्स V, V यहां जाएगा। तो ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। जब आप कंपेयर करेंगे फर्स्ट और सेकंड, यू गेट nR divided by P comes out to equal to gamma into V. So you write nR is equal to gamma into PV. According to ideal gas equation, PV is equal to nRT. So इसके बदले में nRT लिखूंगा। So nR is equal to gamma into nRT. ये दो और ये दो कैंसिल हो गई, ये गामा है, y नहीं है, कंफ्यूज नहीं हुआ। So gamma into T is equal to 1. This equal to gamma is equal to 1 by T. Hence, coefficient of volume expansion is inversely is reciprocal of temperature. गोया कि coefficient of, यहाँ आपने ये रिलेशन डिराइव की कि coefficient of volume expansion is reciprocal of temperature. तो ये थोड़ा डिफरेंट इक्वेशन दे रहा है एज कम्पेयर टू वहाँ पे डायरेक्टली है टेम्परेचर के साथ रिलेटेड है। यहाँ पे आइडियल गैस में आपने देखा कि कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, इज इनवर्सली इज रेसिप्रोकल ऑफ टेम्परेचर। ये था आइडियल गैस का। इसके बाद हम एटॉमिक लेवल पे देखते हैं कि एटॉमिक लेवल पे असल में हो क्या रहा है, स्ट्रेन कैसे आता है, हम पोटेंशियल एनर्जी कर्व को लेकर इस चीज को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। अब पॉइंट थोड़ा बहुत ना इंपॉर्टेंट है, अब हम एटॉमिक लेवल पे जाके इसको स्टडी करने वाले हैं। तो हम थोड़ा सा याद रखेंगे, एटम्स जो है, एक क्रिस्टल में जो एटम्स होते हैं वो इक्वली स्पेस्ड होते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जो एटम्स के दरमियान होती है, यानी कि दो एटम के दरमियान जो डिस्टेंस होती है वो वैरी करती है और एटम हमेशा अपने मीन पोजीशन के इर्द गिर्द वाइब्रेट करता रहता है। लाइक एक स्ट्रिंग की तरह एटम जैसे बंधे हुए हैं तो वाइब्रेट करते हैं। अगर मैं इस एटम को खींचूंगा तो ये भी चला जाएगा, ऐसे दोनों वाइब्रेट करते रहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन को लेकर। इसकी डायग्राम ऐसी होती है, ऐसे हम बना सकते हैं। सपोज एक स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं दो एटम, ये एक और एटम है वो भी एक स्प्रिंग से बंधा हुआ है, ये भी स्प्रिंग से बंधा हुआ है, ये सारे चारों एटम स्प्रिंग से बंधे हुए एक क्यूब में ऐसे दिखाएंगे हम।
अगर आप स्लाइडली ए को खींचोगे, ऑब्वियसली ये स्ट्रेच करना शुरू करेगा। तो ये अपने मीन पोजीशन पे मूव करते रहते हैं। जैसे ये मीन पोजीशन पे ऑसिलेट करता रहेगा, ये भी और वाइब्रेट करेगा, ये भी अपनी जगह वाइब्रेट करेगा। इनकी एक मखसूस डिस्टेंस है आपस में। आप ये दूर कर सकते हो तो आप क्लोज भी ला सकते हो, लेकिन एक लेवल है जिसके बाद अपने मजीद क्लोज नहीं ला सकते हैं। तो ये अपने इस एक पर्टिकुलर पोजीशन पे वाइब्रेट करते रहते हैं, ये भी वाइब्रेट करता है, सब एटम्स वाइब्रेट करते रहते हैं अपने मीन पोजीशन पे। लेकिन टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, इनकी वाइब्रेशन बढ़ जाती है। ये इसकी इनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। ऑब्वियसली जब इनका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेंगे, तो ये स्ट्रेच करना शुरू करेंगे। अब हम इसको पोटेंशियल एनर्जी कर्व पे कैसे समझ सकते हैं। सपोज मैं एक डायग्राम बना देता हूं, मैं दो डायग्राम्स मुझे ड्रा करनी है। ये एक है, ये यहां से आर है डिस्टेंस, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, और यहां से एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। यू ऑफ आर लिखो, अब आप ई लिखो, कुछ भी लिखो। ये सेंटीमीटर इनवर्स में है और ये नैनोमीटर में है, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। यहां से एनर्जी है। ऑब्वियसली अगर मेरे पास यहां पे एक एटम है और यहां से एक एटम आ रहा है, वो अट्रैक्ट करेगा इसको, लेकिन एक स्टेज आ जाएगा जब इनके अंदर अट्रैक्शन बढ़ेगी, लेकिन उसके बाद ये आगे नहीं आएगा एटम। आगे जाने के बाद इनके अंदर रिपल्शन बढ़ना शुरू हो जाएगा। एटम जो है, अगर मैं उसको नजदीक लाऊंगा, ये अट्रैक्ट करना शुरू करेंगे। ये एटम्स दो नजदीक आ सकते हैं, नजदीक आ सकते हैं, लेकिन एक मिनिमम स्टेज आती है दो एटम्स के दरमियान, जिसके बाद वो अट्रैक्ट करना छोड़ देते हैं, फिर रिपल करना शुरू करते हैं। मिनिमम डिस्टेंस, उस मिनिमम डिस्टेंस को यहां से मैं ड्रॉ करता हूं। ये सपोज ये मिनिमम डिस्टेंस है, ये आर है ना, इस मिनिमम डिस्टेंस कॉल्ड आर नॉट। यहां आप याद रखें उतना ही जितनी आपको जरूरत है। इसके आगे एटम सेपरेशन इतनी है मखसूस, इसके आगे एटम नहीं जा सकता है, इसके अंदर नहीं, इसके अंदर, इसके नजदीक नहीं जा सकता है। यानी कि एक एटम सब जो यहां है, दूसरा, मैं यही डायग्राम यहां बना लूंगा, एक एटम यहां है और दूसरा एटम यहां पे आ गया, ये वाली पोजीशन पे। ये लाइन है ना, ये आर नॉट करना है ना, साइड इतनी डिस्टेंस है, ये आर नॉट ही है यहां तक, यहां पे। और मैं कह रहा हूं कि ये स्ट्रिंग की तरह बंधे हुए हैं, तो यहां इनके दरमियान एक स्ट्रिंग है। अब ये जो एटम है ना, ये आपस में ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा ऐसे, लेकिन स्टेबल जो डिस्टेंस इसके दरमियान रहेगी वो यही रहेगी, आर नॉट। आर नॉट पे कोई असर नहीं आएगा। ये ऐसे मूव करना शुरू, ये ऐसे मूव करेगा, लेकिन ये अपनी जगह आ जाएगा, ये अपनी जगह होगा। यहां जाएगा लेकिन फिर वापस आ जाएगा, यहां की तरफ जाएगा फिर वापस आ जाएगा। अब मैं यहां पे समझा रहा हूं, एट जीरो टेम्परेचर, एट जीरो टेम्परेचर, जीरो एब्सोल्यूट जीरो, P इज इक्वल टू 0 केल्विन, ये एटम मिनिमम इतनी डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है दूसरे एटम के साथ। ये ऑरिजिन पे है एक एटम, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कोऑर्डिनेशन के ऑरिजिन पे एक एटम है, ये मिनिमम डिस्टेंस तय कर रहा है इसके साथ, और ये एट 0 केल्विन पे है, कोई वाइब्रेशन नहीं है। इतनी इंटर एटॉमिक स्पेसिंग है, इतनी इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स है। जो ही मैं टेम्परेचर रेज करना शुरू करूंगा, जो ही मैं टेम्परेचर रेज शुरू करूंगा, इसकी ऑसिलेशन बढ़ जाएगी, ये ऑसिलेट शुरू करेगा इस एरिया में। अब ये यहां से यहां ऑसिलेट करना शुरू करेगा, लेकिन स्टेबल ये सेंटर पॉइंट पे ही होगा, और वो और नॉट ही होगा, स्टेबल यहां नहीं होगा। ये ऑसिलेट करने, देखो यहां गैप कम है, यहां गैप ज्यादा है। यहां पे सपोज एनर्जी E1 है, यहां पे एनर्जी E2 है, यहां पे से सपोज टेम्परेचर T1 दे दिया, यहां T0 था, ये E1 था एनर्जी, यहां T2 मैंने दे दिया। ये ऑसिलेट करेगा, लेकिन स्टेबल पोजीशन मीन पोजीशन ही होगी, आर नॉट पे ही होगा। यहां जाएगा स्टेबल पोजीशन आर नॉट ही होगी, यानी कि स्टेबल आर नॉट पे ही होगा। यहां की तरफ जाएगा, यहां की तरफ वापस मुड़ेगा, जैसे ये दो ऐसे ऑसिलेट करेंगे ऐसे, लेकिन दूरी जो है वो उतनी ही रहेगी जितनी है।
आर नॉट। और ये जो ग्राफ है ना, ये सिमेट्रिक ग्राफ है, ये देखो ये सिमेट्रिक है, यानी कि मिड पॉइंट चेंज होने वाला नहीं है। मिड पॉइंट का मतलब है कि बराबर आर नॉट दूर है, चाहे आप यहां पे कितना भी टेम्परेचर बढ़ा लें, यहां आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, लेकिन मीन जो मिड पॉइंट है आर नॉट है वो बराबर है, यानी कि एवरेज डिस्टेंस जो है दो एटम्स के दरमियान, ये एक एटम है ओरिजिन पे, ये दूसरा एटम है यहां पे, और इनके अंदर में स्ट्रिंग है, ये ऑसिलेट कर रहे हैं लेकिन अपनी जगह वापस आ रहा है स्टेबल पोजीशन पे आर नॉट पे। और ये ग्राफ सिमेट्रिक है। यहां टेम्परेचर के रेज होने से एटम का एम्पलीट्यूड बढ़ गया, लेकिन जो उनकी एवरेज स्पेसिंग है आपस में वो बराबर आर नॉट है, वो वैरी नहीं हुआ। इसका मतलब है यहां पे कोई एक्सपेंशन नहीं हुआ टेम्परेचर की वजह से, और ये ग्राफ सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक ग्राफ फॉर पोटेंशियल एनर्जी। अब आधी जगह पे क्या हो जाता है, आधे मटेरियल में क्या होगा, यही पोजीशन है, चलो मैं यहां ऐसे ही बना देता हूं, ये आर नॉट है ओब्वियसली, ये आर नॉट है यहां तक, ये इंटरएटॉमिक स्पेसिंग है, ये एटम एक यहां पे है दूसरा यहां पे, ये इनकी स्ट्रिंग से बंधे हुए वाइब्रेट कर रहे हैं। तो 0 केल्विन पे, एट 0 केल्विन कोई वाइब्रेशन नहीं है, आर जितनी डिस्टेंस यहां एटम्स के दरमियान है, सिंपल मैं यहां रख रहा हूं कि डिस्टेंस आर नॉट है। लेकिन जो ही मैं टेम्परेचर रेज करूंगा T1, जैसे E1 एनर्जी बढ़ेगी, E2 एनर्जी बढ़ेगी, E3 एनर्जी बढ़ेगी, जो ही मैं टेम्परेचर अप करूंगा, मैंने यहां कहा था यहां वाइब्रेशन हो जाएगी, लेकिन एवरेज डिस्टेंस यहां ही है, जो मीन डिस्टेंस है ना दो एटम इंटर सेपरेशन, एटॉमिक सेपरेशन जो है वो बराबर वही आर नॉट ही है, आर नॉट ही है, आर नॉट ही है, आर नॉट ही है। लेकिन यहां पे क्या होगा, जो ही टेम्परेचर बढ़ेगा वाइब्रेशन, जो वाइब्रेशन यहां बढ़ी, ये आर नॉट अब यहां शिफ्ट करेगा, यानी कि R1 एनर्जी E1 पे R1, अब ये स्टेबल मिड पॉइंट चेंज हो जाएगा। यहां एवरेज सेपरेशन बराबर थी, मेंटेनर थी, यहां पे जो सेपरेशन है अब ये स्टेबल R1 की पोजीशन पे, यानी कि ये मिड पॉइंट से थोड़ा यहां जाएगा एट टेम्परेचर T1 पे। जो ही मैं और टेम्परेचर T2 बढ़ा दूंगा, अब ये इस पॉइंट पे यहां पे स्टेबल होगा, यानी कि यहां पे इंटर एटॉमिक स्पेसिंग, यहां पे ये इंटर एटॉमिक स्पेसिंग थी, अब इतनी इंटर एटॉमिक स्पेसिंग बढ़ गई, यहां पे अब इतनी इंटर एटॉमिक स्पेसिंग बन गई, ये T2 था। जो मैं T3 करूंगा तो ऑब्वियसली ये और बढ़ना शुरू हो जाएगा, यहां पे अब स्टेबल हो जाएगा, यानी कि अब ये वो वाली ऑसिलेशन नहीं होगी कि ये स्टेबल यहां आर नॉट पे हो जाएंगे, अब ये स्टेबल थोड़ा स्ट्रेच इसमें आ जाएगा, इसमें स्ट्रेन आ जाएगा, अब ये यहां पे स्टेबल होगा, अब दूसरा यहां पे स्टेबल होगा, यानी कि ये पॉइंट जो है, ये मिड पॉइंट है, जो आर नॉट दिखा रहा था सेपरेशन बिटवीन द टू एटम्स, वो कांस्टेंट था, लाइन स्ट्रेट थी, अब ये शिफ्ट कर रहा है R1, ये R2 दूसरे टेम्परेचर के लिए, ये तीसरे टेम्परेचर के लिए, ये T5 पे, ये T4 पे, यहां पे ये हालत होगी, ये R4 होगा, यानी कि R4 अब ओरिजिन से R नॉट ये है, R4 ज्यादा होगा, R3 ऐसे, R2 ऐसे, R1 ऐसे, R नॉट ये डिफरेंट टेम्परेचर्स पे R ज्यादा बढ़ेगा, R4 विल बी ग्रेटर देन R3, और यहां पे टेम्परेचर ग्रेटर होगा T3 से, तो यहां पर मटेरियल में स्ट्रेन आ जाएगा, यानी कि अब इन पॉइंट्स पे ये स्टेबल होना शुरू हो जाएगा, ये और इलास्टिक नहीं होगा, अब ये अपनी जगह पे वापस नहीं आ जाएगा। तो यहां पे जो ये कर्व मिलेगी हमें, ये जो कर्व है ये थोड़ी बहुत एसिमेट्रिक है, ये एसिमेट्रिक कर्व है। जब हमें एसिमेट्रिक कर्व मिलती है तो वहां पे एक्सपेंशन होता है, वहां पे एक्सपेंशन होता है। तो आप ये समझिए कि हमारे पास दो टाइप्स के कर्व्स होते हैं। पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम से आप कैसे समझ सकते हो, तो एक सिमेट्रिक कर्व होती है, ऐसे बिल्कुल सिमेट्रिक, या आप ऐसे डाल सकते हैं, इसको ऊपर वाले कोऑर्डिनेट में दिखा दूंगा, कोऑर्डिनेट के आप इसमें जरूरत नहीं है, कोऑर्डिनेट को देख सकते हैं, मैं नीचे बना दिया, नीचे वाले कोऑर्डिनेट में आप ऊपर बना सकते हैं। अगर ग्राफ ऐसे आया बिल्कुल सिमेट्रिक और ये R नॉट है, तो अगर ग्राफ ऐसे आया
बिल्कुल सिमेट्रिक, ये आर डिस्टेंस है, यहां ये वाइब्रेशन बढ़ रही है, यानी कि ये इतना दूर जा रहे हैं, एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, लेकिन जो स्टेबल पॉइंट है वो आर नॉट ही है। तो यहां पे इंक्रीज तो टेम्परेचर करेगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर से होगा, लेकिन इंटर एटॉमिक डिस्टेंस नहीं बढ़ेगी। इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इंक्रीजेस, हाँ बढ़ेगी, लेकिन एक्सपेंशन यहां पे नहीं होगा। लेकिन नो इंटर एटॉमिक सेपरेशन, इंटर एटॉमिक सेपरेशन नहीं बढ़ेगी। मैं कह सकता हूं टेम्परेचर बढ़ रहा है यहां पे, लेकिन नो इंटर एटॉमिक सेपरेशन, सेपरेट ज्यादा दूर नहीं हो, जितने इनिशियली थे उतने ही रहेंगे। इंक्रीज टेम्परेचर फॉर सिमेट्रिक करो, मैं सिमेट्रिक करो की बात कर रहा हूं, सिमेट्रिक करो में आपका ऑसिलेशन बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन स्टेबल पॉइंट यही रहेगा, कोई स्ट्रेन नहीं आएगा मटेरियल में। नो इंटर एटॉमिक सेपरेशन बट एक्सपेंशन टेक्स प्लेस, नो एक्सपेंशन, नो एक्सपेंशन। और एसिमेट्रिक करो जो होगी ये वाली करो, जिसमें आपका ऐसे डायग्राम था, लेकिन ये जो पॉइंट है ये ऐसे चला गया, यानी कि जो ये वाले पॉइंट्स थे आर नॉट के वो बेंड हो गए। इसका मतलब है यहां स्ट्रेन आना शुरू हो गया, क्योंकि इंटर एटॉमिक सेपरेशन ये थी, अब इंटर एटॉमिक सेपरेशन बढ़ गई, यानी कि यहां पे इंटर एटॉमिक सेपरेशन भी बढ़ गई, इंटर एटॉमिक सेपरेशन भी बढ़ गई, यहां पे इंक्रीज इन टेम्परेचर हुआ, और जिसकी वजह से एक्सपेंशन भी हुआ। और करो क्या है, एसिमेट्रिक, करो है एसिमेट्रिक। वो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कर्व से अगर एसिमेट्रिक है तो उसमें स्ट्रेन आ गया है, क्यों, टेम्परेचर की वजह से स्टेबल पॉइंट अब वो नहीं रहा जो इनिशियली था। यहां इनिशियली आपकी वाइब्रेशन बढ़ेगी, लेकिन स्टेबल पॉइंट वही है, यहां स्टेबल पॉइंट चेंज हुई है। इसका मतलब है कि यहां इतनी इंटर एटॉमिक सेपरेशन थी, अब इतनी होगी, अब इतनी ज्यादा होगी, अब इतनी ज्यादा होगी, यानी कि टेम्परेचर की वजह से एटम्स ने इंटर एटॉमिक सेपरेशन को एनहांस किया, जिसकी वजह से उसमें स्ट्रेन आया, लेंथ बढ़ गई। यह है इसकी एटॉमिक थ्योरी। आप डिफरेंट बुक्स सैरीज एंड जमनास की यूनिवर्सिटी फिजिक्स से भी देख सकते हैं, आप किसी और बुक से भी इसका देख सकते हैं डिटेल्ड में। तो ये है दिस मॉलिक्यूल, दिस एटॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ या काइनेटिक एनर्जी बेस्ड कर्व के हिसाब से हम कैसे एक्सपेंशन को स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।